हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSC 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करवाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए, इस बुक का ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग नहीं है। इससे पहले भी मैं इस बुक की काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी 4 यूनिट्स मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और BPSC 132 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इस बुक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो भी वीडियोस है वो सब वहाँ पे मिल जाएंगी। सो गाइज़, आज हम इसकी यूनिट 5 करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे देखिए, ये हमारी यूनिट 5 है, फंडामेंटल राइट। जो इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस से क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि सारा अगर सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इसमें जो इग्नू में ना एक खासियत होती है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। तो आप एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, अगर आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है और टाइम कम है, एग्ज़ाम टाइम से जस्ट पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्लस अपने असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको ज़्यादा भी नहीं ना तो 60-70% पेपर उसमें से देखने को मिल जाता है, और 60-70% पेपर को आप अटेम्प्ट करने के केपेबल भी हो जाते हैं अगर आप इतना पढ़ कर जाते हैं तो। बट ये नहीं है कि सिर्फ 1 साल का पेपर करके आप जा रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस से कि हाँ जी हो ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वेल, स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेक योर प्रोग्रेस 1 एक्सरसाइज दे रखी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कॉमनवेल्थ बिल ऑफ 1925। जो कॉमनवेल्थ बिल था 1925 का, वो क्या था, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार्टिंग वाला पेज नंबर है, ये वो पेज नंबर है जो आपको बुक में मिलेगा। दोनों ही पेज नंबर बुक में हैं, लेकिन ये आपका चेक योर प्रोग्रेस से पहले का है। और ये जो पेज नंबर 55 लिखा हुआ है, गाइज़, ये जो इग्नू की जितनी भी बुक्स हैं ना, इनमें यूनिट्स ख़त्म होने के बाद में आपको चेक योर प्रोग्रेस को सॉल्व करने के लिए कुछ हिंट सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं। तो ये जो पेज नंबर 55 है, ये वही पेज है जहाँ पे आपको यूनिट के लास्ट में ये देखने को मिलेगा। अभी दिखाऊंगी मैं, पहले हम पेज नंबर 48 पे चलते हैं इस आंसर के लिए। व्हाट वाज कॉमनवेल्थ बिल ऑफ 1925। ये देखिए, ये रहा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925। ये डिमांड करता है 7 फंडामेंटल राइट्स को इंडियंस के लिए। और इसमें कौन कौन से राइट्स हैं, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जाता है, आपको पता भी होना चाहिए कि जो 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार जो हैं हमारे, मौलिक अधिकार, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल लिबर्टी, सेकेंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, फ्री असेंबली एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे आपको कुछ राइट्स दे रखे हैं। वो राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 के अंडर आते हैं। ये जो आंसर है, ये ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, पेज नंबर 55 पे भी। वेट अ मिनट। यहाँ पे देखिए, ये रहा पेज नंबर 55। यहाँ पे वही सेम चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैंने अभी ऊपर वहाँ पे आपको बताया, ये सब का इंक्लूजन है इसके अंदर, इस बिल के अंदर। और जो ये बिल है, ये इसके साथ साथ में डिमांड करता है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की, फ्री इक्वल राइट टू यूज़ रोड्स, मींस की कास्ट या फिर आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे आपको रोड या कुछ भी ऐसे पब्लिक चीज़ें यूज़ करने के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा या आपके साथ नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑल अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस और रिजॉर्ट डेडिकेटेड टू द पब्लिक। यहाँ पे सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की बात करी गई है। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट एंड सप्रू रिपोर्ट। साप्रू रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए 2 रिपोर्ट के बारे में आपसे बोला गया है कि इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। अगेन पेज नंबर 48 और 49 पे ये रही दोनों रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट जो हैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जैसे इस वाली रिपोर्ट की अगर हम बात करें 1928, अब यहाँ पे आपको ना जो पॉइंट्स हैं उसमें आप सारे ना लर्न करके जो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको लर्न होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट है, स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
इसके अलावा जो नेहरू कमेटी है, ये नेहरू जो कमेटी है ये नेहरू रिपोर्ट 1928, ये कमेटी नेहरू कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। एज इट चेयरमैन मोतीलाल नेहरू, जो इनके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू जी, उनके नाम पे ही ये जो कमेटी है इसको गठित किया गया। और ये जो कमेटी है इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमने यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में पढ़े 1925 में, वही जो कॉमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नेहरू रिपोर्ट के अंदर रिट्रीशन किया गया है उन राइट्स का। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी सेशन था 1931 का, जो कि कराची रेजोल्यूशन के साथ में हुआ था, वहाँ वाले पॉइंट्स जो मासेस वहाँ पे हुए थे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस, मतलब जैसे लोगों के साथ में ना पहले बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता था और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता था कास्ट के बेसिस पे। तो उन सब चीज़ों से, और अनटचेबिलिटी, क्लास स्ट्रगल्स, इन सब को हटाने के लिए ही कि एक जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वो एक आइडल सोसाइटी क्रिएट करे, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारी कमेटीज़ और बहुत सारे ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट आती है रिपोर्ट 1945 की। अब इसका जो काम था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हमारा जो भारत देश का जो संविधान है, उसके लिए इस कमेटी को असाइन किया गया था। 30 मेंबर्स थे इसके अंदर, और इनका जो नाम था, ये जो रिपोर्ट है इसका नाम भी इनके जो कमेटी चेयरमैन है इन्हीं के नाम पे पड़ा है, तेज बहादुर जी इनके नाम के ऊपर। और ये एक लॉयर थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी जो रिपोर्ट थी 1945 में पब्लिश करी गई थी, इसी वजह से इस रिपोर्ट का नाम भी 1945 इसमें ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जो जस्टेबल राइट्स और जो नॉन जस्टेबल राइट्स हैं, इनके बीच में डिस्टिंक्शन लाने के लिए इस रिपोर्ट को क्रिएट किया गया था। अगेन पेज नंबर 55 पे भी देख लेते हैं इसके आंसर में क्या लिखा है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू जी के थ्रू बनाई गई थी, इसके जो हेड थे वो यही थे, इसीलिए इनके नाम पे इस रिपोर्ट को रखा गया, इस नाम पे इसको असाइन किया गया। और जो दूसरी रिपोर्ट 1945 की रिपोर्ट थी, उसके दो इंपॉर्टेंट सजेशन थे। फर्स्ट तो डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टेबल राइट्स एंड नॉन जस्टेबल राइट, और सेकेंड था टू इंश्योर द माइनॉरिटी राइट्स, जो माइनॉरिटीज़ है, दलित है, उनके जो राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको इंश्योर करना कि उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनको देखने को ना मिले। तो इस चीज़ के बेसिस पे, इस चीज़ के लिए ये जो रिपोर्ट है इसको बनाया गया था। और ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये शॉर्ट नोट में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट गाइज, ये चेक योर प्रोग्रेस के 2 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट में ही आ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा की पॉइंट्स नहीं है लिखने के लिए, इसलिए आप इसको शॉर्ट नोट की तरह लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। व्हाट आर द 6 पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको यहाँ पे 6 पार्ट बताने हैं फंडामेंटल राइट के। पेज नंबर 50, 51 और 52 पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट है 6 फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे हमारे पास में जो 7 फंडामेंटल राइट थे वो कौन से। पहली जो चीज़ यहाँ पे 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसके थ्रू जो अभी जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता है, जो कि आर्टिकल 31 के अंडर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रखी है कि हमारे पास ना 6 टोटल राइट्स हैं। जो 7th राइट टू फंडामेंटल राइट, इसको डिलीट कर दिया गया है 7th फंडामेंटल राइट को। तो अभी हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। वैसे मैं इनको ना राइट्स को मैंने बहुत डिटेल में पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था, तो अभी इसको सिर्फ आप देख सकते हैं। इसमें क्या बताता है ये जो राइट टू इक्वलिटी है, कि जो आर्टिकल 14 है इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन के अंदर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देगी। किसी भी तरीके का जो इनमें डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, वो नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ किस किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे जो लोगों में भेदभाव देखने को मिलता है, लोग ना छोटी कास्ट, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ऐसा डिवीज़न आपको देखने को यूजुअली मिल जाता है। तो ये इस तरीके का जो भेदभाव है ये नहीं किया जाएगा। यही पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा रखे हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 16 है वो गारंटी देता है इस बात की कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
जाएगी, किसी को भी अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये हमारा आर्टिकल 16 डिफ़ाइन करता है इस बात को। इसके अलावा जो आर्टिकल 17 है ये अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, और प्रोहिबिटेड करता है इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में ये प्रैक्टिस नहीं करी जाएगी अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की। इसके अलावा जो आर्टिकल 18 है वो क्या कहता है, नो टाइटल अदर देन द मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्म्ड बाय द स्टेट। जैसे ना आपने देखा होगा आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है, और आपने सबने ही देखी होगी मोस्टली गांव वाले एरियाज़ में, जहाँ पे ना लोग अपनी कास्ट का टैग बनवा कर अपने व्हीकल्स पर लगाते हैं, अपने घर पे लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे आर्टिकल्स का वायलेशन करते हुए आपको देखने को मिलती हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स की जो आज़ादी है ये आर्टिकल 19 से 20 में हमें दी गई है। और जो राइट टू फ्रीडम है ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर देंगे तो आपको फ्रीडम दी गई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप किसी और को आपकी वजह से प्रॉब्लम होने दे सकते हैं। तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि जहाँ मैंडेटरी है, जो चीज़ नेसेसरी है, वो आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट हर जगह ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो आर्टिकल 19 है इसके अंडर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, बातें अपनी विचार रखने का, अपनी बातें बताने का, जो कोई भी थॉट्स आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये बोल सकते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स को आप रिलेट करेंगे, ये पॉइंट्स आपको मेक श्योर करने की आपके बोलने से या आपकी स्पीच से इन पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे भारत की अखंडता के ऊपर, स्टेट की सिक्योरिटी पे, और जो हमारे फॉरेन स्टेट के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, आपके किसी भी स्पीच या एक्सप्रेशन से ये ख़राब नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट्स गाइस आप एक बार यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। ये सब अच्छे पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए नॉलेज इनकी ना। इसके अलावा जो आर्टिकल 20, 21 और 22 है ये अश्योरिटी देते हैं पर्सनल फ्रीडम ऑफ पर्सन की। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें देता है स्टेट में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, बेसिक जो एजुकेशन का राइट है वो सबको है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि ये जो आर्टिकल है ना ये 23 और 24 में आते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो बैगर हैं, जो अनपेड लेबर होते हैं, या यहाँ पे आप ना बस ये पॉइंट्स याद रख लेना कि जैसे जो लोअर कास्ट है ना उनके साथ बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको दबाया जाता है अपर कास्ट के थ्रू कि काम उनसे करवा लिया, उनको उनके जो मेहनताना बनता है वो उनको नहीं दिया, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हीं से सीवेज क्लीनिंग या फिर ऐसे जो काम होते हैं वो टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब काम उनसे करवाए जाएंगे, अपर क्लास वाले लोग नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आती हैं आर्टिकल 23, 24 में। इसके अलावा जो आर्टिकल 24 है वो कहता है नो चाइल्ड बिलो द, जो चाइल्ड लेबर है उसको बंद किया गया है। चाइल्ड लेबर जो है फैक्ट्री एरियाज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बच्चों को रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, स्पेशली जो क्रैकर्स हैं, फायर वर्कर्स हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि उनके बहुत छोटे हाथ होते हैं और वो जो है इस काम में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उस काम को कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों को लेबर एज अ लेबर नहीं रखा जाएगा। तो ये हमें आर्टिकल 24 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी धर्म आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आचार प्रचार कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपके उस धर्म के आचार प्रचार करने से या एक्सेप्टेंस से किसी और आप धर्म को गलत ना बोलें या उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा लोग ना धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा ना दंगे करवा देते हैं, रायट्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जो कि हमारे आर्टिकल 29 और 30 में आता है, जिसमें कल्चर और एजुकेशनल राइट्स है। 29 जो है वो हमें ग्रांट करता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट प्रोसेसिंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन। कि आप भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं तो उसमें या किसी भी पार्ट में आप रह रहे हैं तो आपके पास में पूरा राइट है, आप अपनी कोई भी जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, वो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट, कोई कल्चर आपका जो भी खुद
का है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और आपको उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आप वो लैंग्वेज वहाँ पे लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं। वैसे नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन आजकल बहुत कॉमन है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल्स में चले जाइए, वहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स को आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बच्चे में फ्लुएंसी नहीं है लैंग्वेज को लेके, तो वो लोग एक्सेप्टेंस ही नहीं देते, वो बच्चे को एडमिशन ही नहीं देते। वहाँ पे फिर आप जितना मर्जी आर्टिकल्स को बता लीजिए, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें ना हमारे राइट्स के बारे में इतना नहीं पता, हमें हमारे आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राइट्स मिले हुए हैं कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल नॉलेज नहीं है, दूसरा जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, इसलिए हम लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके। तो यही सब पॉइंट्स का जो है ना लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, एडवांटेज ले जाते हैं, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर जिनके फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उन बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से उनको ना मिले, लेकिन उनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने को देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 30 कहता है ऑल द माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप कोई भी रिलीजन से हैं, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो, लेकिन आपको पूरा राइट है कि आप कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपकी चॉइस का उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आई मीन आप वहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं, वहाँ पे आप जो भी आप वहाँ पे काम आपको पोस्ट अच्छी मिल सकती है। दूसरा, आप उसको इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। लैंग्वेज और रिलीजन आपके बीच में हर्डल नहीं बनेगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत कॉमन है, देखने को मिल जाती हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमारे आर्टिकल 32 में आता है। कुछ सर्टेन प्रोविजन्स हमें दे रखे हैं जो कि पावर देते हैं कोर्ट ऑफ इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स को। और गाइज़ ये जो है ना, इसमें हमारे पास कुछ जो रिट्स हैं वो भी आती है, जैसे हेबियस कॉर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू हैव द बॉडी मैंडेमेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कमांड से रिलेट करती है। कुछ यहाँ पे ना आपको ये रिट्स दे रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। इग्नू वाले एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी आपसे, लेकिन हाँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना ये शॉर्ट नोट में कई बार आ जाती हैं। शॉर्ट नोट में नहीं, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि आपको ऐसे एक रिट दे दी जाए और उसके बाद में पूछा जाए इसका मीनिंग क्या है या ये जस्टिस में किस टर्म से रिलेट करती है, तो ऐसे आपसे ये पूछा जाता है। देखिए, इसके साथ में हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। व्हाट आर द 6 पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक बार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, चेक योर प्रोग्रेस की हिंट में आपको दे रखा है 6 जो पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उसमें क्या क्या आते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेक योर प्रोग्रेस 2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। ये पेज नंबर 53 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, इसमें पार्लियामेंट इजीली चेंजेस नहीं लेकर आ सकती हैं कोई भी अमेंडमेंट से। जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं जाना चाहिए, और ये चीज़ हमारे उसमें जस्टिफाई करी गई थी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, जो कि मार्च 1973 में हुआ था। इस केस के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी तरीके की अमेंडमेंट्स नहीं करी जा सकती हैं, और यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके अकॉर्डिंग जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं, उसमें कोर्ट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और जो कोर्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिट्स को इशू किया गया है, और यहाँ पे 2-3 केसेस आपको दे रखे हैं, जो कि आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट नोट में इसमें लिखने में हेल्प मिलेगी, अगर ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ जाए। जैसे कि केशवानंदा भारती केस जो है वो जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। इसके अलावा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस, ये 2 कुछ ऐसे केसेस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को का जो प्रोटेक्शन है वो कोर्ट के थ्रू देखने को मिलता है, और ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है 1975, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद में गाइस देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ जो चेक योर प्रोग्रेस के लिए सेकंड क्वेश्चन के जो हिंट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी केशवानंदा भारती केस 1973 का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, 2 ही चेक योर प्रोग्रेस थे इसमें। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 6 करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़।
इसके बाद में आपके दोनों ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।